आवाज आ रही है मित्रों? चलो, कल अपन ने देखा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, समझ में आया था सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? चलो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अपन ने क्या बताया था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सुन लिया सभी ने? रिडक्शन क्या होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सही है? ये सारों के एग्जांपल्स दे दिए थे। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन इसमें नोट करें रियल और इमेजिनरी चार्ज real or imaginary charge present on an element real or imaginary charge present on an element when it goes from its elemental free state to combined state. Its elemental free state to combined state. ठीक है? तो अब जैसे अपन बात कर रहे हैं, कोई भी एक एलिमेंट लें या दो एलिमेंट को अपन कंबाइन कर दें। कितने के? दो एलिमेंट को कंबाइन कर दें, ठीक है? तो जैसे NaCl लिया बेटा, ठीक है, तो Na पे चार्ज आएगा +1 और Cl पे चार्ज आएगा -1। ये कैसे आएगा? तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपन, या आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो 281 होता है, और Cl का 287 होता है। बताया था ये शुरुआत में, ठीक है? तो एक का 287, एक का 281, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और सामने वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है? अब मैंने और भी पॉइंट्स बताए थे, तो याद करो, ठीक है? यदि अपन बात करें फॉर एग्जांपल, कोई भी दो स्टूडेंट लेते हैं, आवाज आ रही है सभी को? और क्लास अटेंड करें बेटा, फैमिली से बातें ना करें क्लास के टाइम पे। चलो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी, कोई भी दो स्टूडेंट है, एक पावरफुल है और एक वीक है। वीक कौन सा? जो कम बोलते हैं अधिकतर, ठीक है, ज्यादा नहीं पार्टिसिपेट करते, और एक वो कहते हैं ना विदिशा की लैंग्वेज में वजनदार है एक। तो वजनदार एक, और एक सादा सा बच्चा है कोई। वैसे तो आजकल सभी वजनदार है, कोई कमी नहीं पड़ता है कहीं से भी, ठीक है, पर फिर भी मैं बता रहा हूं, यदि कोई वजनदार है तो वो क्या करेगा बेटा? छीनेगा, ठीक है, और जो सीधा साधा है उसको देना पड़ेगा। सही है? वजनदार क्या करेगा? गेन करेगा। तो अब जैसे शेयरिंग करी, सबसे पहले शेयरिंग करने के लिए क्या, एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब जो पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कर लेगा, तो वो कहलाता है, देखो अब मैंने क्या किया, शेयरिंग करने से बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? बॉन्ड। अब वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने अपनी तरफ कर लिया, तो मैं वजनदार हो गया, ठीक है? सुन लिया सभी ने? दूसरा अपन एग्जांपल लें, ठीक है, कि यथार्थ और मैं जुड़ गया। अब यथार्थ दूसरे के लिए वजनदार था, ठीक है, पर जब मेरे से जुड़ गया तो यथार्थ क्या पड़ गया? वीक पड़ गया, ठीक है? तो यथार्थ को अब चुपचाप बैठ के क्लास अटेंड करना पड़ रही है। समझ रहे हो? तो अब ऐसे ही डिपेंड करता है कि एलिमेंट है क्या। समझ गए? एलिमेंट यदि वीक है, वीक मतलब वैसे वीक नहीं बेटा, कमजोर वैसा नहीं, बट ये है कि वो एफर्ट्स ही नहीं लगा रहा है, ठीक है, सामने वाले को वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग समझ रहा है, तो वो क्या करेगा? स्ट्रांग वाला इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कर लेगा, ठीक है, जो भी शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उसको अपनी तरफ कर लेगा, और जो वीक होगा वो इलेक्ट्रॉन जाने देगा। क्यों? क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता। समझ गए?
इसी तरह से हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट यदि आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो एक एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कर लेगा, ठीक है, तो उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और दूसरे पे अपन क्या चार्ज मानेंगे बेटा, पॉजिटिव। क्या चार्ज मानेंगे, पॉजिटिव। तो मेटल्स नॉन मेटल्स समझ में आती होगी आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में। तो फर्स्ट ग्रुप याद है सभी को, अरे बोले, फर्स्ट ग्रुप में अपन बात कर रहे थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, तो ये सेकेंड ग्रुप। फिर थर्ड अपन बात करें ए में, थर्ड नहीं, थर्ड ए, तो वो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, 13th ग्रुप भी बोलते हैं और थर्ड ए भी बोलते हैं, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो बेटा, जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जो 7th ए होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब इसमें मैंने मेटल्स भी बताई थी, नॉन मेटल्स भी बताया था, और मेटलॉइड्स भी होते हैं। क्या क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मेटल्स यदि आपस में कंबाइन हो तो मेटलिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, मेटल मेटल की बात करें, जैसे सोडियम आपस में शेयरिंग करें तो वो मेटलिक बॉन्ड बनाएंगे। मेटल नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बने तो वो कोवलेंट भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है, पर नॉन मेटल बनाए तो वो कोवलेंट नेचर का होता है, काय का, ठीक है। अब विजयन सर, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कोवलेंट क्या है, आयनिक क्या है, ठीक है। तो अब आयनिक बॉन्ड में, जैसे पार्टिकल्स की बात करें आयनिक बॉन्ड में, तो आयनिक फोर्स मतलब क्या होता है बेटा, आयंस के कारण जो जनरेट हो रहा हो फोर्स। आयंस क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूट्रल तो कोई आयन होता नहीं है, तो जिसके ऊपर प्लस चार्ज आए, जिसके ऊपर माइनस चार्ज आए, ठीक है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आए वो पॉजिटिव, जिसके ऊपर माइनस चार्ज आए वो नेगेटिव। सुन रहे हैं सब, अरे बोलो, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, ठीक है, तो जिसके ऊपर प्लस चार्ज आए वो पॉजिटिव। अब प्लस कैसे आएगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, माइनस कैसे आया होगा, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होगा। आई बात समझ में, तो ये आयन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, आयंस। तो आयनिक बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, क्या बनेगा बेटा, आयनिक बॉन्ड। सबसे पहला मैंने बताया था मेटलिक, तो मेटलिक एटम पार्टिसिपेट करें, आयनिक बॉन्ड के लिए आयंस पार्टिसिपेट करें, कोवेलेंट के लिए एटम्स पार्टिसिपेट करें, कौन, एटम्स। अब एक एटम आया, दूसरा एटम आया, उन्होंने शेयरिंग कर ली बेटा इलेक्ट्रॉन्स की, क्या कर ली, शेयरिंग, एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, समझ गए। तो सबसे पहले अपन यही देखेंगे क्या कंडीशन आ रही है। तो अभी देखो मैं एग्जांपल ले लेके बताता हूं बोर्ड पे, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दो एलिमेंट ले लिया अपन ने, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, ठीक है बेटा, कोई भी दो एलिमेंट। अब ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, तो ये शेयरिंग वाला बॉन्ड है, ठीक है। अब इन दोनों में से जो ज्यादा पावरफुल होगा इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चले आएंगे। अभी सेंटर में है, तो अपन ने बोला कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा, जो शेयरिंग वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अट्रैक्ट करने की पावर, तो जिसकी ज्यादा होगी, तो मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, ठीक है। ये अभी इसके पास ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, तो अब इस पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव,
अभी एकदम सेंटर में थे, जब पहले इन्होंने शेयरिंग करी तो एकदम सेंटर में थे। अब किसकी तरफ शिफ्ट हो गए बेटा? देखो यहां से डिस्टेंस बढ़ गई, यहां पे अभी ये इक्वल थी, अब ये डिस्टेंस बढ़ गई, ये डिस्टेंस कम है। आई बात समझ में? तो ये वाला पोलर बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर। पोलर क्यों? क्योंकि इसमें दो पोल बन रहे हैं, पोलर बॉन्ड। अब ये कौन से नेचर का है? कोवलेंट। कोवलेंट में मैंने बताया शेयरिंग होती है। क्या होती है? शेयरिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड समझ में आया? आ गया सभी को? नहीं आया? फिर से देखो बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अलग अलग क्यों बता रहा हूं? क्योंकि समझ में अच्छे से आए। अब इन्होंने शेयरिंग कर ली, इन्होंने ये बॉन्ड बनाया, तो ये शेयरिंग वाला बॉन्ड है, तो एक कोवलेंट बॉन्ड है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों सेम ही पावरफुल है, दोनों की पावर क्या है? सेम। इधर भी हाइड्रोजन था, इधर भी, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एकदम हम सेंटर में रखेंगे। सही है? अब मैंने क्या लिया? एक H ले लिया और एक क्या ले लिया? Cl। Cl के आउटर शेल में 7 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 7। ठीक है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं केवल, इनका एटॉमिक नंबर तो 17 है, तो 17 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे, पर उसमें से 7 केवल बाहर होंगे। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं। यहां पे भी आउटर मोस्ट, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन्होंने शेयरिंग करी, तो शेयरिंग के बाद अपन ने बॉन्ड बनाया। और अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट होगा? थोड़ी Cl की तरफ। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H। तो पहले ये एकदम सेंटर में थे, बीच में थे, ये डिस्टेंस दोनों क्या थी? सेम। ये x है तो ये भी x। अब ये क्या हो जाएगा? ये यदि तुमने y लिया और ये z लिया, तो z कम हो जाएगी किससे? y से। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, पहले तो इसने शेयरिंग करवा ली, मैं Cl हूं, इधर हाइड्रोजन है, तो हमने शेयरिंग करी। शेयरिंग करने के बाद अब मेरी पावर ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने अपनी तरफ कर लिया। समझ गए? तो अब उस पे पार्शियली चार्ज आया, इस पे पार्शियली क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। कंप्लीट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं पहुंच पा रहा है। समझ गए? कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव। तो ये पोलर बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर। और ये कौन सा होगा? नॉन पोलर। तो ये है नॉन पोलर, क्योंकि इसमें पोलर जनरेट नहीं हो रहा है, डायपोल जनरेट नहीं हो रहा है। इस पे पार्शियली पॉजिटिव जनरेट हो रहा है बेटा, और इस पे पार्शियली नेगेटिव, ये डायपोल जनरेट हो रहा है। तो इसको अपन बोलेंगे, ये जो बॉन्ड होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हमने लिया एक सोडियम, एग्जांपल थर्ड लेते हैं अपन। थर्ड, इसमें हमने लिया Na। तो Na के आउटर शेल में कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन। Cl के आउटर शेल में कितने होते हैं? 7। अब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर, पहले शेयरिंग करी और इसने खींच लिए पूरे, तो Na के ऊपर अब आएगा +1 और Cl के ऊपर आएगा -1। क्यों आएगा? क्योंकि अब इसने कंप्लीट ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन को। तो अब ये मैंने Cl के शेल में बना दी, देखो उसके पास ही बनाया एकदम। ठीक है, तो इस पे -1, इस पे, इनके बीच में जो बॉन्ड आएगा वो आयनिक होगा। कौन सा बॉन्ड है अब ये? आयोनिक। आई बात समझ में? अरे बोलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? ये बताओ सबसे पहले तो, आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनाना है। किसके बीच में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मेटल्स और नॉन। अब विजयन सर, मेटल्स नॉन मेटल, बेटा ये 10th का भी टॉपिक है जिसमें मेटल्स है, नहीं तो पीरियोडिक टेबल आप उठा के देखें। और ये वीडियो ऑन करो सब, तुम्हें हर क्लास में बोलना पड़ता है।
और अब किसी का भी वीडियो बंद हुआ तो बाहर कर दूंगा उसको क्लास के। मजाक समझ रखा है क्या क्लास में? रोज आपको एक बार लेक्चर देना पड़ता है कि वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। और क्लास में अब एंट्री नहीं मिलेगी जिसका भी वीडियो बंद रहेगा। जिसको अभी क्लास से रिमूव होना है अभी हो जाओ सब। जिसको वीडियो बंद रखना है अलग हो जाओ क्लास से, बाहर हो जाओ क्लास के। और अब किसी ने किसी को मैसेज किया वो भी सुन लेना अच्छे से। ऋषित, यस सर। वीडियो ऑन करो। और नहीं तो क्लास से हट जाओ। और आप कोई भी ज्वाइन मत करना इसके बाद, निकालने के बाद। मैं रिमूव कर रहा हूं आप बच्चों को। अब कोई ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा क्लास को। चलो, ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती है, मेटलॉइड होते हैं। पहली बात अच्छे से सुनो, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। पहला पॉइंट समझ में आया। मेटल्स की बात करें, काय की? मेटल्स की। तो मेटल कहाँ कहाँ है पूरी पीरियोडिक टेबल में? सबसे ज्यादा मेटल है। तो जो आपके लेफ्ट में दो ग्रुप दिए होंगे वो पूरी मेटल्स हैं। हाइड्रोजन छोड़ दे तो डी ब्लॉक बीच में दिया रहता है, डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो, ठीक है, वो पूरी मेटल्स है। नीचे दो अलग से दे रखे हैं एफ ब्लॉक, वो भी पूरी मेटल्स है। पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। तो सबसे ज्यादा मेटल्स होती है बेटा, फिर नॉन मेटल्स होती हैं, फिर मेटलॉइड। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या? मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर मेटलॉइड। तो मेटलॉइड बहुत कम है। ठीक है, अब मैंने बताया कि मेटल मेटल के बीच में यदि बॉन्ड बनता है तो वो कहलाता है मेटेलिक। क्या कहलाता है? मेटेलिक। नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट। नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट। अब कोवलेंट में भी दो तरह के बनते हैं, एक नॉन पोलर और एक पोलर। नॉन पोलर कब बनेगा? जब सेम एटम होंगे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये बनाएंगे नॉन पोलर। क्योंकि इसमें पोलरिटी जनरेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एकदम सेंटर में रहेंगे, ना किसी भी एक की तरफ नहीं जाएंगे। अब जब डिफरेंट नॉन मेटल्स आते हैं जैसे HCl, ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या आएगी बेटा? एक वीक है, एक स्ट्रांग है। तो एक स्ट्रांग कौन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कर लेगा। तो जैसे एग्जांपल लिया HCl, Cl ने अपनी तरफ कर लिया तो उस पर पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव। सुन लिया सभी ने? यहां तक कोई समस्या तो नहीं? पक्का लॉक कर दें? चलो, ये बात समझ में आ गई सभी के? अरे बोलो। चलो, अब तो पोलर और नॉन पोलर समझ में आ गए।
आयनिक कब बनेगा बेटा? जब मेटल हो नॉन मेटल हो, ठीक है। इसमें कोवेलेंट भी रहता है और आयनिक भी रहता है, बताऊंगा आगे। पर अभी देखना है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा रहेगा? आयनिक, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चल, तो अब क्या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, या तो वो क्या रियल में रहे या इमेजिनरी रहे। जैसे रियल में किसके पास NaCl में Na पे प्लस लेते हैं, Cl पे माइनस लेते हैं, ठीक है। इमेजिनरी कौन सा? जैसे HCl लिया बेटा, क्या लिया? HCl, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इमेजिन किया, क्यों? क्योंकि बॉन्ड में एक तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी तरफ जा रहे हैं उस पर पार्शियली नेगेटिव, तो हम -1 ले लेंगे यदि आपको बताना है तो, ऑक्सीडेशन नंबर Cl का, ठीक है। और हाइड्रोजन का +1 ले लेंगे। सुन लिया? ये इमेजिनरी है। अरे आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? लॉक कर दें? चलो, अब जैसे ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रूल्स होते हैं, तो आपको वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, तो ग्रुप वाइज एलिमेंट्स याद करवाए थे मैंने, तो मैं एस और पी ब्लॉक पहले बता देता हूं। कौन सा? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, तो उसके रूल्स बताता हूं। इसके बाद अपन आएंगे काय पे? डी ब्लॉक पे। किस पे? डी ब्लॉक पे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बेटा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब मेरी बात सुनना, यदि एलिमेंटल स्टेट की बात करें, मतलब केवल सोडियम की बात करो, तो सोडियम सोडियम एटम आपस में अटैच होंगे। कौन अटैच होगा? सोडियम सोडियम, ठीक है। यदि मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम बेरिलियम एटम अटैच होंगे। तो जब सेम एटम अटैच होते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं आता, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो यदि आपसे कोई पूछे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम मेटल, तो वो रहेगा 0, क्योंकि चार्ज जनरेट नहीं होगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो एलिमेंटल स्टेट में है, उसमें एलिमेंट का चार्ज हमेशा 0 होगा। हाइड्रोजन गैस आपको बोला H2 गैस, तो उसमें हाइड्रोजन का चार्ज 0। नाइट्रोजन गैस बोला, नाइट्रोजन का चार्ज 0। क्यों? क्योंकि N2 गैस था, दोनों नाइट्रोजन थे। सुन लिया? कोई दिक्कत? लॉक कर दें? समझ में आ गया सभी को? चलो, अब तो सबसे पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन के लिए अपन नंबर के लिए रूल्स देखते हैं। तो लिखो रूल्स। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट, इन एलिमेंटल स्टेट क्या करोगे? 0 इज इक्वल टू 0 कर लेना। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन एग्जांपल लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन H2 क्या रहेगा? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2 0। ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन सोडियम मेटल 0। सुन लिया? अरे बोले? चलो, अब नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। अब ग्रुप फर्स्ट, तो फर्स्ट ए, in their marks. तो ये क्या रहेगी? +1।
एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इन देयर कंपाउंड, तो इसमें दो रहता है, एक +1 और एक -1। ठीक है, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं +1 कब रहेगी बेटा, जब ये किससे कंबाइन हो रहा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। ठीक है, तो H कंबाइंस विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, then more electronegative than hydrogen. -1, H combines with less electronegative, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लें अपन, तो अपन इसमें ले सकते हैं HCl, इसमें एग्जांपल लें, ठीक है, NH, तो -1 में ये +1। ठीक है, तो यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि H कंबाइंस विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, तो ये +1 में रहेगा, तो +1 में। H कंबाइंस विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, तो ये क्या रहता है, मेटल्स, ये होती है क्या, मेटल्स, ये नॉन मेटल्स। और P ब्लॉक, ये इस ब्लॉक में चल रहे थे। नॉन मेटल्स ऑफ P ब्लॉक के साथ हाइड्रोजन हमेशा काय में रहेगा, +1। ठीक है, तो एक ग्रुप फर्स्ट ए का हो गया, ये इस ब्लॉक में है, इस ब्लॉक में आते हैं ग्रुप फर्स्ट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड स्टेट। +2 ठीक है दोस्तों, +2 क्यों, क्योंकि उनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। ग्रुप फर्स्ट में +1 क्यों, क्योंकि उनके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना रहता है, 1। सुन लिया सभी ने। नोट कर लिया दोस्तों। फिर नेक्स्ट, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम नहीं होते दोस्तों। वैलेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जैसे कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है, पर वैलेंसी +4 हो सकती है, -4 हो सकती है। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पर वैलेंसी ऑलवेज 4 रहेगी, वो विदाउट साइन होती है। क्या होती है, विदाउट साइन। सुन लिया सभी ने, अरे बोले, ये पॉइंट समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है बेटा, ये क्या होता है, रियल और इमेजिनरी चार्ज होता है।
ठीक है, जो चार्ज काय के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, तो वो कहलाता है। सुन लिया सभी ने? आई आवाज सभी को? ये टॉपिक आपका जो है, वैसे हम चल रहे हैं अभी मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, सारे बच्चों के चलो अलग अलग तरह से चल रहे हैं। कुछ बच्चे ये माइंड चला रहे हैं ये टॉपिक कौन सा है। पहले मेरी बात अच्छे से सुने आप लोग, आपको मैं बता दूं, आप लोग तैयारी किसकी कर रहे हो, प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो, या तो आईआईटी या मतलब जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर नीट। इनके लिए क्या होता है, सबसे पहले फाउंडेशन भरी जाती है। फाउंडेशन क्या होता है बेटा, जैसे मकान बनाते टाइम नींव होती है ना, फाउंडेशन, वो जितनी स्ट्रांग होती है बिल्डिंग जो रहेगी वो उतनी स्ट्रांग जाएगी। सही है? वैसे ही यहां पर होता है, कोई भी सब्जेक्ट का यदि आप बेस तैयार कर लो, फाउंडेशन अच्छा कर लो, तो वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है? आपने अभी तक स्कूल में, जो नए बच्चे हैं उन्हें बता रहा हूं मैं, आपने अभी तक स्कूल में क्या किस तरह से वर्क किया है, ये टॉपिक पढ़ा हमने, इसके क्वेश्चंस पढ़े, इसका आंसर्स लिखे, बस उनको रट लिया, और जब एग्जाम आया तो वो छाप के आ गए। पर ये यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपका माइंड चलाना पड़ेगा आपको। तो जो हम बता रहे हैं दोस्तों, वो बेसिक है। बेसिक मतलब ये बहुत सारे टॉपिक्स का मिक्स होके बना है। जिन आगे अपन जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो 3 केमिस्ट्री होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल का बेस होता है ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब इसमें सारे टॉपिक्स का बेस तैयार होगा आपका। इनऑर्गेनिक का बेस होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग, और ऑर्गेनिक का बेस होता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीनों केमिस्ट्री का बेस हो वो तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहला अपन फिजिकल केमिस्ट्री का कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। इसमें हम सारी चीजें कवर कर लेंगे, या सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है 11th में लिखा होता है, पर उसमें डिटेल में नहीं दिया रहता है, हम डिटेल में जा रहे हैं, एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको दिमाग में बैठ जाए और आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। सुन लिया? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन्स। सुन लो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, साथ में हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उससे बने जितने भी कंपाउंड रहेंगे। हाइड्रोजन और कार्बन साथ में लगा हो, पहला पॉइंट। दूसरा, उससे बने जितने भी कंपाउंड है उनकी, पर कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन होना है, जरूरी है। सुन लिया? आई बात समझ में? वो दिक्कत? अब इनऑर्गेनिक में किसकी स्टडी करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को छोड़ के जितने भी कंपाउंड रहेंगे, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं और उनके कंपाउंड, चाहे वो कार्बन हो, कार्बन के भी कंपाउंड, उन सब की स्टडी करेंगे हम इनऑर्गेनिक में। कहां पे? इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है? सुन लिया? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कभी भी फिजिकल कंपाउंड नहीं होते। क्यों नहीं होते बेटा? तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम केवल क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल्स जो किए हैं उससे जो ऑब्जर्वेशन आए उनको, मतलब जितनी थ्योरीज बनी है, जितने लॉज बने हैं, उन सब की स्टडी हम क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। आ गई बात समझ? कोई दिक्कत? तो 3 केमिस्ट्री देखेंगे हम, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं वो सब आएंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव्स की स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक में। सुन लिया सभी ने? अरे बोले। तो हम पहला स्टार्ट करें फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें भी फर्स्ट स्टार्ट करें मोल कॉन्सेप्ट। सुन लिया? मोल कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि ये बेसिक है। क्या है? बेसिक। अब कोई डाउट है क्या? चलो, अब इसमें हमें पूरी चीजें कवर करना है, मतलब जितने फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं
उनका बेस तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए हम ये पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट। उसमें हम मोल कॉन्सेप्ट से लेके जितने भी आप चल रहे हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब कवर करते हैं। 11th में यदि आपको जाना है ये किस टॉपिक में आपको मिलेगा जो मैं बता रहा हूं, तो ये मिलेगा आपको रेडॉक्स में। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का एंड है, वो लास्ट टॉपिक है। सुन लिया? बोले रितेश, क्या डाउट बेटा? सर ड्रॉपर लेना जरूरी रहता है? क्या लेना? ड्रॉपर। ड्रॉपर क्या होता है? सर ड्रॉप मतलब दूसरे स्कूल एमपी बोर्ड में जाना रहता है ना? अच्छा, नहीं बेटा, वो डमी है। ड्रॉपर बात होती है कि आपने 12th कर लिया, इसके बाद आप ड्रॉप ले रहे हो, इसके बाद प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो कहलाते हैं ड्रॉपर्स। ठीक है, वो आप डमी की बात चल रही है। काहे की डमी? डमी लेना जरूरी नहीं है, परंतु मेरी बात सुने आप। हमें सबसे पहला ये बताइए, सभी बच्चों से ये क्वेश्चन है कि यदि आपके पास टाइम ही नहीं है स्कूल जाने के बाद, तो आप क्या प्रिपरेशन कर पाओगे? जैसे सपोज मैं बोलता हूं कि मैं एडवांस की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, अब एडवांस की प्रिपरेशन के लिए मैंने पूरा टाइम सुबह से लेके दोपहर तक का वेस्ट कर दिया, क्योंकि स्कूल में सब जानते हैं कि किसकी कितनी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, स्कूल में क्या पढ़ाते हैं ये भी मैं जानता हूं। तो आप मुझे ये बताओ, यदि मैं सुबह 7 बजे से स्कूल गया, मैं गया, आप लोग नहीं गए, मैं गया, ठीक है, और मैं 3 बजे फ्री होता हूं, फिर 3 बजे के बाद मैं कोचिंग अटेंड करता हूं 4:30 बजे से, फिर मैं 7:30 बजे फ्री होता हूं या 8 बजे तक फ्री होता हूं। अब मुझे बताओ कितना टाइम मिला जिसमें मैं सेल्फ स्टडी कर पाऊं? ठीक है, 1, 2, 3 घंटे। अब सुबह 7 बजे से मैं निकला हूं, तो मैक्सिमम खाना खाने के बाद दोपहर में तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहां पे लंच करूंगा और कोचिंग के लिए तैयार हो जाऊंगा, फिर कोचिंग अटेंड करूंगा, फिर इसके बाद 8 बजे फ्री होके फिर मैं घर जाऊंगा, फिर डिनर करूंगा, थोड़ी देर 1-2 घंटे में पढ़ूंगा, इसके बाद सो जाऊंगा, क्योंकि कल सुबह फिर 7 बजे उठना है। तो इसमें क्या प्रिपरेशन हो रही है? क्या नहीं। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे डेली वर्क करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आपका एम कंप्लीट होगा, नहीं तो आप बोलने वाला एम कवर करोगे। देखो बेटा, लाइफ में ध्यान रखना, ये 2 साल ऐसे होते हैं जिसमें सही से प्रिपरेशन यदि आपने कर ली तो आपकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है, नहीं तो इतने धक्के हैं कि परेशान हो जाओ। अब कुछ बच्चे कहते हैं हम बाद में पढ़ लेंगे, हम अभी दोस्ती निभा लें, हम ये कर लें, कुछ भी नहीं होना ना आपका। और सबसे ज्यादा बुरा कब लगेगा पता है? जब कोई भी अपना बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड अपना सिलेक्ट हो जाए। समझ गए? आ रही बात समझ? सबसे ज्यादा दुख होता है अंदर ही अंदर। और घर वाले तो क्या है, प्यार से है ना, जैसे अपन खाना खाने बैठते हैं वैसे ही एक डायलॉग आता है, क्या कर लिया तुमने? तो तुम्हारी इच्छा क्या होगी फिर? थाली छोड़ के जाने की होगी। क्यों? गुस्सा आने लगती है। पर गुस्सा मत करो बेटा, गलती तुम्हारी है, तुम इरिटेट मत हो। यदि तुम्हारा दोस्त सिलेक्ट हो रहा है तो इरिटेट ना हो, क्योंकि तुमने सही से वर्क नहीं किया। यदि आप सही से वर्क करोगे, सही से डेली टाइम दोगे, पढ़ाई करोगे, तो आप सिलेक्ट होगे। जिसने करा वो सिलेक्ट हो रहा है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो भी बता रहे हैं, ये विदिशा में ही प्रॉब्लम है बस। कुछ बच्चे क्या करेंगे, दूसरे का टाइम वेस्ट करेंगे और खुद रात में पढ़ लेंगे। ये मैं देख चुका हूं यहाँ पे। ठीक है, क्या करते हैं, दूसरे का टाइम वेस्ट कर दिया, दूसरे का टाइम पूरा किल कर दिया, खत्म। अब क्या करा, खुद सेल्फ स्टडी करने बैठ गया, रात में पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन फिर वही इमोशनली ड्रामा करके, अरे यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड और ये वो, ठीक है, फिर इसके बाद उसका पूरा टाइम फिर खा गए। ठीक है, और खुद पढ़ लिए रात में वापस से। और वो दोस्त जो जिसको इमोशनली अपन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या मूर्ख, समझ ही नहीं पा रहा है। ये यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विदिशा की। या अपने फ्रेंड्स को उलझा के रखेंगे। बेटा सच्चे दोस्त हो ना आप एक दूसरे के, तो एक दूसरे को सपोर्ट करो पढ़ाई के लिए। समझ गए? ये जो बोलते हैं ना गेम वेम खेलना, ये करना, सोशल मीडिया पे एक्टिव, इधर उधर की फालतू की रामायण महाभारत जो चलती रहती है, ये सब मूर्खता है, ये कभी काम नहीं आता। कभी सोच के देखना, आज से 5 साल पहले तुमने जो बातें करी थी वो काम आई क्या कुछ?
यार लास्ट ईयर ही तुमने 10th में जो टाइम वेस्ट किया था, जिसने भी किया हो, सबको पता है किया तो है, ठीक है, वो कोई काम आ रहा है क्या? नहीं। आ गई बात समझ में? और फ्यूचर अपने अपने हाथ में होता है दोस्तों, किसी और के हाथ में नहीं होता। यदि तुम सही से वर्क करोगे, सिलेक्ट होगे, नहीं करोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकाल दे। कोई मैजिक नहीं हो जाता लास्ट में। जिसने मेहनत करी है उसका रिजल्ट दिखता है, और जिसने नहीं करी है, बेवकूफ बनाया है, उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। जो इमोशनली ड्रामा खेलते रहेंगे वो इमोशनली ड्रामा ही खेलेंगे लास्ट तक, और वो आगे भी ड्रामा ही खेलेंगे। सुन लिया सभी ने? जो रास्ते ढूंढेंगे वो हमेशा रास्ते ढूंढेंगे। आज हमारे साथ ये हो गया, कल हमारे साथ ये हो गया, आज फैमिली में ऐसा हो गया इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। बेटा जब पेपर एग्जाम आते हैं तो पढ़ाई होती है कि नहीं? क्यों होती है? क्योंकि हम सर पे समझते हैं कि अरे एग्जाम आ गए, अब तो पास होना ही है। तो हर दिन तुम्हारा वैसे ही रहेगा 2 साल तक, तभी तुम अच्छी रैंक लगा पाओगे, तभी तुम अच्छे से वर्क कर पाओगे, तभी आउटपुट आ पाएगा, नहीं तो सब बर्बाद। ठीक है, सुन लिया? अब एक और डाउट है बच्चे का कि सर डमी स्कूल, तो डमी स्कूल लेने से फायदा क्या है? आपको टाइम मिल जाएगा मॉर्निंग का, समझ गए? और अब प्रॉब्लम एक और है, सीबीएसई ले या एमपी बोर्ड ले, तो बेटा बोर्ड कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे। यदि आप आईआईटी में जा रहे हो तो आईआईटी की डिग्री की वैल्यू होती है, पर यदि आपके पेरेंट्स चाहते हैं तो फिर ऐसा स्कूल सिलेक्ट करो, चाहे वो सीबीएसई में हो चाहे एमपी बोर्ड में हो, जहां पे आपको जाना ना पड़े। समझ गए? सीबीएसई रखना है बिल्कुल रखो, क्योंकि हम आपको इतना कवर करवा देंगे कि सीबीएसई का आप पूरा सिलेबस खा जाओ। और सीबीएसई का बेटा छोटा सा सिलेबस होता है, हम उससे 10 गुना ज्यादा देंगे तुम्हें हर एक टॉपिक में। ठीक है, तो आपके बोर्ड की भी, मेरे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं बोर्ड में, आप उनके परसेंटेज देख लेना, सबके 85 प्लस मिलेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं। मैं सिलेक्शन वाले की बात कर रहा हूं, जो आईआईटी में गए हैं, क्योंकि हम दोनों तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं बेटा। ऐसा नहीं कि आपको एक तरह से करवाएंगे। बोर्ड के टाइम बोर्ड जैसा खेलेंगे, ठीक है, और जब एग्जाम का टाइम आएगा, जैसे जनवरी में एग्जाम होता है आप लोगों का, तो जनवरी में मेंस का एग्जाम होगा, तो हम उसकी तरह चलेंगे। आ गई बात समझ में? मेहनत करना आपके हाथ में है। पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें? पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करना बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स के फ्रेंड्स वो इस टाइप की एक वो इमेजिन करवा देते हैं, ठीक है, कि सीबीएसई महान होता है या एमपी बोर्ड महान होता है। तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। आप तो कोई भी स्कूल मिले, चाहे सीबीएसई मिले चाहे एमपी बोर्ड मिले, बस स्कूल ना जाएंगे हम। ठीक है, सुन लिया सभी ने? आ गई बात समझ में? स्कूल नहीं, हमें क्या है, क्लास कवर करना है। जितना डेली का डेली क्लास का करवाया है वो शाम को कवर करना है, ठीक है, और क्लासेस बंक नहीं करना है कि एक दिन क्लास अटेंड कर ली दूसरे दिन छोड़ दी, ठीक है, समझ गए? और फ्रेंडशिप नहीं निभाना। सुन लिया? हाँ, तो निखिल, यदि आपको लग रहा है बेटा कि विदिशा में कौन सा स्कूल है तो आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा कौन कौन से स्कूल है सीबीएसई के लिए जो आपका सपोर्ट करेंगे, और एमपी बोर्ड के लिए वो भी कौन सा लेना है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद। और कोई डाउट भैया? पर अब ध्यान रखना सभी, जब मैं पढ़ाता रहूं बीच में ऐसे डाउट्स नहीं आना चाहिए जो सब्जेक्ट और उस टॉपिक के अलावा है। आ गई बात समझ में सभी को? चल, यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? अब कहां चल रहे थे अपन? ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड। ग्रुप सेकेंड का नोट कर लिया। अब ग्रुप थर्ड की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा ये वैलेंसी से अलग होता है ऑक्सीडेशन, सुन लिया? वैलेंसी से अलग है, अभी वैलेंसी भी बता दूंगा नोट पॉइंट करके, पर अभी पहले ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम in their compounds, oxidation state of aluminum in their compound always +3। जब भी एल्यूमिनियम दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ होगा, नॉन मेटल के साथ, तो हमेशा +3 में होगा। सुन लिया? फिर नेक्स्ट
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक Zn, always +2 in their compounds. कंपाउंड में हमेशा इसकी +2 रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट लिख लिया। फिर नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज -1, फ्लोरीन F, यह हमेशा -1 में रहेगा। कब? जब ये कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात चल रही है, तो ऑक्सीजन क्या क्या रहेगा वो तीनों देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन पे -2, -2 क्यों? क्योंकि इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6th A का मेंबर है। ठीक है, एक आएगा O2 पे -2 और एक आएगा O2 पे -1। ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा ऑक्साइड आयन। मैक्सिमम में यही मिलेगा आपको, कुछ में ये मिलेगा परऑक्साइड आयन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, O बॉन्ड O नेगेटिव माइनस। ठीक है, फिर सुपर ऑक्साइड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन बात करें, एग्जाम्पल Li2O, एग्जाम्पल Na2O2, एग्जाम्पल KO2, क्योंकि K ऑलवेज +1 में था, K ऑलवेज +1 में, तो O2 पे कितना चार्ज आएगा? -1, तो वो सुपर ऑक्साइड है। क्या है? सुपर ऑक्साइड। तो KO2 को हम बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। नोट कर लिया मित्रों? चलो, अब नेक्स्ट,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बोलो जानवी। सर यहाँ पे जो O2 है सर वो तो एलिमेंटल स्टेट में है, तो उसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होनी चाहिए। बेटा O2 हमेशा एलिमेंटल, ठीक है। सेकंड वाले केस में सेकेंड वाले में Na2O2 है। मेरी बात सुन, वहां पे सोडियम लगा है, कोई भी किसी के साथ जुड़ा है एलिमेंट, तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई चेंज आया होगा। इसका सबसे सही एग्जांपल जानवी। जानवी कोचिंग अटेंड क्यों कर रहा है? पढ़ने के लिए। क्या करना है आगे फ्यूचर में? सर IIT में एडमिशन। आईआईटी में एडमिशन। अब सपोज कि तेरे को आईआईटी में एडमिशन ही नहीं चाहिए होता, तो तू जुड़ता क्या? देखो कॉमर्स लेना होता तो तू यहाँ पे ज्वाइन करता क्या? कॉमर्स लेना होता तो ज्वाइन करता, या आर्ट्स लेना होता तो ज्वाइन करता? नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ज्वाइन करने का रीजन है, ऐसे ही जब सोडियम और ऑक्सीजन आपस में अटैच है मतलब इनके बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ होगा बेटा। मैंने केवल O2 लिखता तो बात एक अलग होती। O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, O2 में एक ऑक्सीजन की, पर यहाँ पे किसके साथ लिखा है O2? सोडियम के साथ। और सोडियम हवा में तो रह नहीं गया, वहां पे कोई ना कोई बॉन्ड बनाया होगा, तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए भी होंगे और दिए भी होंगे। तो यहाँ पे अब सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा ही, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है, उसने देना सीखा है। क्या करा है? देना सीखा है। तो यहाँ पे सोडियम देता है इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो वहां पे 2 सोडियम लगे हैं मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे बेटा? O2 पे। मतलब O2 पे कितना चार्ज आ जाएगा? -2, ठीक है। तो ये वो वाला O2 नहीं है जिसपे 0 चार्ज है, ये वो वाला O2 है जिसपे -2 है। दोनों अलग अलग है। आई बात समझ में? यस सर। एक और O2 आया नीचे वाला KO2, तो इसमें भी O2 है, पर इसमें ये पोटेशियम के साथ जुड़ा है, और पोटेशियम ऑलवेज +1 में होता है। तो इस O2 पे चार्ज कितना आएगा? -1, क्योंकि आपको टोटल चार्ज KO2 लिखा है मतलब 0 चार्ज है, KO2 लिखा है तो चार्ज क्या है? टोटल चार्ज 0 है, मतलब सभी चार्जेस का सम 0 के इक्वल आना चाहिए दोस्तों। तो K पे +1 है तो O2 पे -1 आएगा ही, तभी तो 0 हो पाएगा। आया? कोई दिक्कत? बोलो हर्षिता। आवाज नहीं आ रही दोस्त? हर्षिता आवाज नहीं आ रही है? अरे रुको रुको रुको। सर ये पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर एक बार बता दीजिए प्लीज। मेरी बात सुन बेटा, 2 ऑक्सीजन लिया अपन ने, ऑक्सीजन O2 की बात कर रहे थे अभी जानवी। O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है? डबल बॉन्ड। ये बताया था ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल। तो वहां पे ऑक्सीजन पे 0 चार्ज होता है क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं। पर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कितना है? सिंगल। ठीक है। तो अब इस ऑक्सीजन के कारण दूसरे ऑक्सीजन पे चार्ज 0, दूसरे ऑक्सीजन के कारण इस ऑक्सीजन पे 0। इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे अच्छे से समझो। देखो ऑक्सीजन के आउटर शेल में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक से ले ले या अलग अलग से ले ले। तो अब ये वाला जो ऑक्सीजन है इसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसके कारण इस पे चार्ज 0, इसके कारण इस पे चार्ज 0, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहे? एकदम सेंटर में, ना वो इधर गए ना इधर गए। पर अब ये वाला ऑक्सीजन जो था, इधर वाला जो ऑक्सीजन है और इधर वाला, अब इसको 1-1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। तो इसने देखा सोडियम मिल रहा है तो सोडियम से खींच लेते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से सोडियम से ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से सोडियम से। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिए किसके? सोडियम के। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने गेन किया सोडियम से, तो इस पे -1,
एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो इस पे -1, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बेटा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट। समझ रहे हो? यस सर, आ गया। यहां तक समझ में आया सभी को? चलो, और किसी का कोई भी डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बेटा, कैसा भी डाउट, छोटा सा डाउट, मोटा सा डाउट, पतला सा डाउट, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि जितने डाउट्स क्लियर होंगे सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग। सर सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ये तुम्हें तब समझ में आएगा दोस्त, अभी लिख लेना, MOT में आएगा, MOT। मैंने MOT नहीं बोला है, M कैपिटल, O कैपिटल और T, नहीं तो MOT वो नहीं चल रहा है, MOT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अरे भैया बच्चे लिख लेते हैं, ठीक है, एक साल ऐसा ही हुआ, मैंने MOT बोला तो उसने वो पूरा वैसा लिखा। ये आजकल क्या है, उस पे चल रहा है ना ऑनलाइन वाला, तो इसमें प्रॉब्लम ज्यादा है, इसमें बच्चा कुछ भी नोट कर लेता है। MOT, ठीक है, कैपिटल M कैपिटल O कैपिटल T, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है दोस्तों, इससे हम बताएंगे उसको आगे। बोलो राम। सर कोई स्पेशल केस रहेगा क्या इनके अकर होने का, किनका? परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के? हाँ, ये अभी देखेंगे ना दोस्त, आने वाला है, उसमें समझ में आ जाएगा पूरा एक एक पॉइंट। ठीक है, ओके सर। जनरली क्या बनाना है अपने को, जनरली क्या बनाना है, ऑक्साइड। क्या? ओके सर, ओके। ठीक है, जनरली आपको सभी को ऑक्साइड बनाना है, पर ऑक्साइड से बात ना बने तो परऑक्साइड पे आना है, फिर परऑक्साइड से भी बात ना बने तो सुपर ऑक्साइड पे आना है। तो आप ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रुप के नीचे के 3 एलिमेंट्स कौन कौन से, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये परऑक्साइड नहीं बनाएंगे, ये सीधे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, ये ऑक्साइड भी नहीं बनाते। जैसे अपन ने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ले लिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो फ्रेंशियम को हटा दिया, रेडियो एक्टिव है। तो लिथियम जो बनाता है O2 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में लिथियम ऑक्साइड बनाता है। लिथियम क्या बनाता है, ऑक्साइड। सोडियम बनाता है परऑक्साइड, और नीचे के 3 पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ले लिए भैया एक कंटेनर में, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन दे दी जितनी उन्हें चाहिए थी। ठीक है, लिमिटिंग दोगे तो ऑक्साइड ही बनते हैं, पर एक्सेस में मिल जाएगी, एयर मिल जाएगी, तो वो ये बनाएंगे जो मैंने बताए हैं। लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। सुन लिया सभी ने? यहां तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, बोलो नंदिनी। सर अपन को वैसा ऑक्सीजन लेना है जिससे चार्ज न्यूट्रल हो जाए। क्या बेटा? अपन को ऐसा ऑक्सीजन लेना है जिससे चार्ज न्यूट्रल हो जाए। ऐसा ऑक्सीजन लेना है जिससे चार्ज न्यूट्रल नहीं हो जाए, अभी वो मैं आगे बता रहा हूं, वो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे नंदिनी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं बेटा, 6, तो मैक्सिमम नंदिनी डोनेट कितने कर सकती है? आउटर मोस्ट शेल में यदि 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप 6 ही दे सकते हो, 10 तो नहीं दे सकते। हाँ, बस उसी में अपन देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम 6 है तो आपको 6 ही डोनेट करना है, इससे ज्यादा डोनेट नहीं करना है। तो अपन फिर ऑक्साइड नहीं लेके परऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे? परऑक्साइड। अभी आगे आएगा, समझ में आ जाएगा नंदिनी, टेंशन मत लो, कल की क्लास में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, कल नहीं तो परसों की क्लास में। ठीक है, चलो ये पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों। अब नेक्स्ट आ रहे थे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक,
अब पी ब्लॉक की बात करें बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना इसमें ए करके पॉइंट तो था ये, इसमें सब पॉइंट लिख लो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, maximum oxidation state of p block elements, maximum oxidation state of p block elements is equals to group number in terms of A। ग्रुप नंबर लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लो इन टर्म्स ऑफ ए। वो अपन ने लेके चले थे फर्स्ट ए ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, ठीक है। पर ये अपन पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं अभी, ये एस ब्लॉक में था। सेकेंड कौन सा था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। थर्ड ग्रुप क्या था? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो ये ग्रुप बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट ए में अपन ने लिया था हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबिडियम था, सीजियम था, फ्रेंचियम था। सेकेंड ए यहाँ पे इससे स्टार्ट होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो मैंने कहा ये एस ब्लॉक है। क्या है? एस ब्लॉक, ठीक है। अब बीच में आपको क्या मिलेगा बेटा? डी ब्लॉक। बीच में यहाँ पे कैल्शियम से आगे आपको यहाँ पे बीच में मिलेगा डी ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद जो मिलेगा वो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ये 13th ग्रुप होता है और थर्ड ए। तो मैं ए के टर्म में चल रहा हूं, ठीक है, थर्ड ए। इसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये फोर्थ है। फिर फिफ्थ ए की बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। फिर सिक्स्थ ए क्या रहेगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर सेवंथ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये होता है जीरो ग्रुप, ठीक है। ये कहलाता है पी ब्लॉक, ठीक है। यहां पे बीच में कौन था बेटा? डी ब्लॉक। और यहां पे होता है एफ ब्लॉक, ये होता है एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये समझ में आ गए होंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताया ये, ठीक है। तो हम पहले बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक, तो मैंने कहा ग्रुप नंबर और इन टर्म्स ऑफ ए। तो अब जैसे मैंने बोला क्लोरीन, सीएल देखो कौन से ग्रुप में है? अथर्व, सीएल कौन से ग्रुप में दिख रहा है तुम्हें? 7th A। 7th ए। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाएगी बेटा? 7 प्लस 7, ठीक है। क्या जाएगी? प्लस 7। चलो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? प्लस 7 जाएगी। अब इसके बाद यहां तक कोई समस्या तो नहीं। अब सेकेंड हम लिखेंगे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट is equals to group number -8। ग्रुप नंबर वही इन टर्म्स ऑफ ए -8, ठीक है। तो अब एग्जांपल ले लेना Cl। क्या लोगे? Cl। फ्लोरीन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि फ्लोरीन ऑलवेज -1 में होता है, बता दिया पहले ही। Cl से बात करें
तो उसका ग्रुप नंबर था 7, तो मैक्सिमम जाएगी +7 और मिनिमम आएगा -1। इनके बीच में सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती हैं। बोलो नंदिनी। सर इन टर्म्स ऑफ ए का मतलब एक और बार बता इन टर्म्स ऑफ ए, जो ए के टर्म में चल रहे थे ना अपन, वो ठीक है। ये जैसे मैंने लिया 3rd ए, 4th ए, 5th ए वाले उसमें चलना है। 13th वाला नहीं लेना है, नहीं तो तुम +13 बना दो ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 7th ए है तो वो 17th ग्रुप है, तो आप ये नहीं करना कि +17 हो गया, ये गलत है, ठीक है। फिर उसमें से -10 करना रहेगा। कितना करना रहेगा? -10। यदि वो वाला ग्रुप नंबर के उसमें चलेंगे तो -10 करना, ठीक है। अरे आया कि नहीं? चलो, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब सेकेंड एग्जांपल लो, सल्फर। तो उसकी मैक्सिमम भी लिखो और मिनिमम भी लिखो। लिखे साहब? हो गया मित्रों? बोलो। सर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर के बाद जो आपने बताया एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक। तो मैक्सिमम में मैंने कहा था ग्रुप नंबर लेना है और मिनिमम में लेना है ग्रुप नंबर -8। ओके सर। तो आप सल्फर एग्जांपल लिया तो सल्फर की मैक्सिमम कितनी जाएगी बेटा? +6 और मिनिमम कितनी +6 रहेगी? -2। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनके बीच में 2 के डिफरेंस से चलता है क्या? 2 के जनरली 2 के बीच मतलब 2 के डिफरेंस से लेके चलना है अपने को, ठीक है। लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे Cl की मैक्सिमम +7 तो 2 का डिफरेंस लें तो +5 भी जाएगी, +3 भी जाएगी, +1 भी जाएगी। सुन लिया? और 0 काय में रहेगी? Cl की Cl2 में एलिमेंटल स्टेट में Cl की क्या रहेगी? 0। Cl2 में Cl की क्या रहेगी? 0। सुन लिया सभी ने? यस सर। ओके, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? लॉक कर दें? ओके मित्रों, इसके आगे फिर नेक्स्ट कल देखेंगे, ठीक है। सुन लिया? ओके, बाय बाय। बोले यश, क्या डाउट? बोलो। सर एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ बोलो ना। सर 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर हॉट कोक। हाँ सर इसमें ये हॉट कोक क्या होता है? कार्बन होता बेटा। सिंपल होता है? सी अकेला हाँ, सर।
अब जब CO2 की रिएक्शन तुम C से करवाओगे तो वो CO बनाएगा। क्या बनाएगा? CO। CO। कर लोगे अब? हाँ सर, अब कर लूंगा। ओके। ओके मित्रों, बाय बाय।